हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बाँटें। तो देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करते हैं हमें, तो ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। उनके साथ उनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। और जो मैं आप लोगों से लिए CDP के लाइव सेशंस ले रही हूँ उसके अंदर ही सारी चीज़ें मैं दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोग, अगर आप BEd के हैं स्टूडेंट्स हैं, M.Ed के स्टूडेंट्स हैं, UGC नेट एजुकेशन के हैं, या आप टीचर बनने वाले, प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है उसको देखना। तो क्लासेस आप अटेंड करें, और जो प्रीवियस मेरे वीडियोस हैं और क्लासेस हैं जो मैं ले चुकी हूँ वो सब आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपने जो भी टॉपिक हो उसको पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो अगर आप कोई टॉपिक सर्च भी करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको सर्च करना है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय बबीता गुप्ता आप सर्च करेंगे, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आप उसको पढ़िए और एग्ज़ाम की तैयारी, जो भी आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। तो देखिए, ये जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ आज, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आप लोगों का BEd M.Ed UGC नेट एजुकेशन में है। टेट एग्जाम्स में आप लोगों का आता है। तो और इसमें आपका BEd फर्स्ट ईयर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप नाम से सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर आपका आता है। इसके अलावा जिनका सेमेस्टर वाइज होता है BEd, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड होता है, कॉलेजेस पर डिपेंड होता है। तो अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज है तो हो सकता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट हो, चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से हो सकता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से, या चाइल्डहुड एंड पेडागोजी के नाम से भी हो सकता है। और इसके अलावा जो M.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हों, आप लोगों का जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर आप लोगों का ये टॉपिक होता है। तो ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो BEd के हैं, चाहे M.Ed के हैं, या फिर UGC नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, ये आप लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो इसमें आपके जो फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स, एक्सटर्नल यानी बाह्य रूप में जो कारक होते हैं, और इंटरनल जो आंतरिक कारक होते हैं। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो देखिए, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं आप लोगों के, ये सब मैंने अभी लिस्ट बनाई हुई है, इन सबको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, और इंटरनल फैक्टर्स को भी। तो वन बाय वन इसको हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों का इन्वायरमेंट आ जाता है। तो देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा है कि ग्रोथ क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, और विकास क्या होती है। तो वृद्धि और विकास के ऊपर क्या है, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं उसमें इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों आता है। तो इन्वायरमेंट जो होता है वो आप लोगों का एक्सटर्नल होता है, हेरिडिटी इंटरनल होता है। तो जो एक्सटर्नल हमारा फैक्टर है, कारक है, इन्वायरमेंट यानी वातावरण, तो हमारा जो वातावरण है वो हमारा हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। अगर हमारे पास जैसे एक हम रूम भी अगर बनाते हैं घर के अंदर, तो हमारी कोशिश रहती है कि उसके अंदर हवा पानी बराबर आता रहे, उसमें धूप आए, तो इस तरीके का हम घर लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि इससे क्या है, हमें पॉजिटिविटी मिलती रहे। तो इसी तरीके का इन्वायरमेंट क्या है, एक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्रिएट किया जाता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जिसमें उसको सारी सुविधाएँ मिल सके। क्योंकि अगर ये सुविधाएं उसको नहीं मिलेगी, अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव होगा, जिससे बच्चे को नेगेटिविटी मिल रही है, या फिर उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं किसी तरीके की, तो उसमें क्या होगा कि बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे से, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, और उसका इफेक्ट पड़ता है किस पे, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। सेकेंड आता है इसके अंदर लव एंड अफेक्शन। तो एक बच्चे को अपने घर से, परिवार से प्यार और स्नेह किस तरीके से मिल रहा है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे प्यार और स्नेह। तो एक बच्चे के लिए डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, प्यार मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर फैमिली से उसको प्यार, लव एंड अफेक्शन नहीं मिलेगा, प्यार और स्नेह नहीं मिलेगा, तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अगर उसको लव नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा है, उसको इग्नोरेंस मिल रही है, कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या बच्चे हर कोई उसको डांट के चला जाता है। तो उसमें क्या है, बच्चे के अंदर नेगेटिविटी आएगी और उसके डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्ले एंड एक्सरसाइज।
तो प्ले एंड एक्सरसाइज, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे के लिए पढ़ने के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी होता है, उससे उसका मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है बच्चे का। तो बच्चों के लिए प्ले एंड एक्सरसाइज के लिए भी टाइम होना चाहिए, क्योंकि आजकल का आपने देखा होगा शेड्यूल बच्चों का बहुत टाइट होता है। 2-3 बजे तक वो स्कूल में रहते हैं, फिर आते हैं, खाते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, या ट्यूशन टीचर उनका घर पे आ रहा है, तो उनका इवनिंग हो जाता है, तब तक बच्चे टायर्ड हो जाते हैं, है ना। तो उसमें उनका प्ले एंड एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं बचा। तो इस तरीके का हमें बच्चों का शेड्यूल बनाना चाहिए कि उनको प्ले और एक्सरसाइज का कुछ आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो उसको मिल पाए, क्योंकि अगर उनको प्ले एंड एक्सरसाइज का मौका मिल रहा है तो इसका मतलब उनका फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, और जो उनका जितनी भी एक्टिविटी वो करेंगे उसका इम्पैक्ट उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्लीप एंड रेस्ट। तो स्लीप एंड रेस्ट आप लोगों को मैंने ये पहले भी बताया था। तो इसमें क्या है कि बच्चे के लिए एक प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है, आराम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक में ये माना जाता है कि एक छोटे बच्चे के लिए 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, और उसको बीच में उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका असर उसके फिर मेंटल डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो इसलिए एक प्रॉपर नींद बच्चे का होना ज़रूरी है, रेस्ट लेना ज़रूरी है, उसको कॉन्टिन्यूटी में कोई भी एक्टिविटी ना दें, ना करवाएं। कि जैसे अब बच्चे स्कूल से आ रहा है तो उसको 1 घंटा रेस्ट करने दे, उसके बाद में वो कोई काम या एक्टिविटी वो अदर करे, इससे उसको रेस्ट मिल पाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से रात को भी हमको हमारी जो कोशिश रहती है यही रहती है कि बच्चे को जल्दी सुला दे, ताकि वो सुबह जल्दी उठ पाए, क्योंकि उसको स्कूल भी जाना होता है। तो ये इसलिए होता है ताकि बच्चे को प्रॉपर स्लीप मिल पाए, नींद मिल पाए। अगर बच्चा लेट सोएगा और सुबह जल्दी उठेगा तो वो हर पूरे दिन क्या रहेगा, थकावट में रहेगा, नींद में रहेगा, जो कि उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये भी एक कारक है, ये फैक्टर्स है जो उनको इफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट इसमें आता है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड एंड न्यूट्रिशन में हमारे खान पान पोषक तत्व आ जाते हैं, क्योंकि एक बच्चे के फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए, या किसी भी डेवलपमेंट के लिए एक खाने का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होती है ना। क्योंकि जैसा बच्चे का खाना होगा, जैसा उसको न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, वैसे उसका हेल्थ होगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, वैसी उसकी सोच होगी। क्योंकि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे, उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसको दूध नहीं पीता, उसको कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या है, जो माल न्यूट्रिशन उसके अंदर हो जाएगा, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, तो वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी को करने के लिए सक्षम नहीं होगा। तो इसलिए बच्चे के लिए प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं। तो एक बच्चे के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फल फ्रूट, जो वेजिटेबल्स होते हैं, मिल्क होता है, प्रोटीन होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रैक्टिस एंड रेगुलरिटी। तो बच्चे के अंदर क्या है, प्रैक्टिस एंड रेगुलरिटी होनी चाहिए। हिंदी में इसको हम बोलते हैं अभ्यास और नियमितता। मैं लिख देती हूँ, इसको हम बोलते हैं नियमितता। तो अभ्यास और नियमितता इसको बोलते हैं हम। तो बच्चे के अंदर क्या है, प्रैक्टिस एंड रेगुलरिटी होनी चाहिए, कि किसी चीज़ की क्या है, बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे कि हम मैथ के सम करते हैं, बच्चे को करवाते हैं, तो मैथ का सम अगर बच्चे ने एक बार करा तो एक बार करने से उसको सम समझ में नहीं आएगा, उसको जब तक वो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेता, अलग अलग तरीके से डिजिट चेंज कर करके, मेथड थोड़ा चेंज करके। तो क्या है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। इसी तरीके से अगर कोई एक्टिविटी आप करा रहे हैं बच्चे को मान लीजिए आपने फुटबॉल टीम में उसका वो करवा दिया, एनरोल करवा दिया, तो उसके लिए भी उसको प्रैक्टिस की ज़रूरी है, रेगुलरिटी की ज़रूरत है, वो नियमित तौर पर उस चीज़ को करे, ठीक है ना। अगर बच्चे को योगा करना अच्छा लगता है तो योगा की प्रैक्टिस भी डेली करनी चाहिए, और करनी होती है बच्चों को, ताकि उसका क्या है, रेगुलरिटी उसके अंदर बनी रहे, नियमित रूप पर वो उसको कर पाए। और इन सब का असर किस पे पड़ता है, बच्चे के जो वृद्धि और विकास पर पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आप लोगों का सिक्योरिटी। तो देखिए बच्चे के एक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की भावना का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे का डेवलपमेंट है, जो कि इन्फेंसी पीरियड से शुरू होता है और आगे तक एडल्टहुड तक चलता रहता है, और जो हम एजुकेशन में बच्चों के लिए पढ़ते हैं वो एडोलेसेंट स्टेज तक पढ़ते हैं, किशोर अवस्था में पढ़ते हैं। तो जो किशोर अवस्था तक का बच्चा है इन्फेंसी से, उनको क्या है, जब तक मन में सुरक्षा की भावना नहीं होगी, वो इमोशनली मेंटली वे पर किसी भी चीज़ को नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं इसका जो असर है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे देखने के लिए मिलता है। बेसिकली इसको हम डेवलपमेंट से ज़्यादा कंसीडर करते हैं। कई बार इसमें क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट भी बोला जाता है रेदर देन ग्रोथ। तो इसमें कई बार आपको अगर क्वेश्चन में देखने के लिए मिल रहा है कि फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट मिल रहा है रेदर देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलग से फैक्टर्स हैं, आपके यही सेम फैक्टर्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ इसमें ऐड हो भी सकता है कभी कभी कोई किसी क्वेश्चन में और नहीं भी हो सकता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है 8th आप लोगों का स्कूल। तो देखिए एक स्कूल यानी विद्यालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक बच्चे के विकास के अंदर, क्योंकि जो स्कूल है वो क्या है, बच्चे का सेकंड सोसाइटी। जो फर्स्ट सोसाइटी बच्चे की फैमिली होती है, फैमिली एंड सिबलिंग्स, जो सेकंड सोसाइटी बच्चे की स्कूल होती है, जहाँ पर वो क्या है एक फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है। और उस जगह पर जहाँ पे वो फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है, जब तक उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, एक सिक्योरिटी की भावना नहीं मिलेगी कि हाँ मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ और चीज़ों को सीख सकता हूँ, तब तक वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। तो एक जो विद्यालय उसकी भी अहम भूमिका होती है बच्चे के वृद्धि और विकास के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली। तो सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस का मतलब क्या हो गया कि जो घर की आर्थिक व्यवस्था किस तरीके की है बच्चे की, क्योंकि घर की आर्थिक व्यवस्था जितनी अच्छी होती है उतना ही पेरेंट्स बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा पाते हैं, जिसका असर बच्चों के डेवलपमेंट पर पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि सुनने में मिला होगा कि एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था बट उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, उसको कहीं ना कहीं इनकम प्रॉब्लम थी उसकी फैमिली में, तो इसीलिए वो कोई जैसे शॉप खोल ली किसी ने, है ना, किसी मतलब इस तरह के काम कर लिया पर वो डॉक्टर नहीं बन पाया। तो ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो एक परिवार का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, आर्थिक अवस्था होती है, उसका असर बच्चे के डेवलपमेंट पे भी पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आता है नीड ऑफ मोटिवेशनल सपोर्ट। तो मोटिवेशनल सपोर्ट का क्या मतलब हो गया, अभिप्रेरणा, कि बच्चे को अभिप्रेरणा की बहुत ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है हर एक मोड़ पर। तो अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी उसके ग्रोथ पर पड़ता है, डेवलपमेंट पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप बच्चे के अंदर पोटेंशियल देख रहे हैं कि कोई बच्चा कुछ कर सकता है लाइफ में आगे जाकर, यानी कि अगर मान लीजिए अगर बच्चे को साइंस में शुरू से इंटरेस्ट है, वो कुछ क्वेश्चंस मतलब अच्छा कर लेता है, अच्छा समझ लेता है और वो आगे बढ़ सकता है, आपने देखा कि वो डॉक्टर बन सकता है आगे जाके। पर कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं, बच्चा इन्फेंसी में आता है, चाइल्डहुड में आता है, फिर अडोलेसेंस में आता है, तो अडोलेसेंट में आके क्या है फिजिकल चेंजेस और इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चे क्या है खुद की आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या, उन क्या चाहते हैं लाइफ में। तो उस टाइम पे उनको क्या है मोटिवेशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर उनको मोटिवेशनल सपोर्ट उस टाइम पे नहीं दिया जाए, सही गाइडेंस ना दी जाए, तो बच्चे क्या है डाइवर्ट हो सकते हैं, बच्चों का माइंड गलत जगह पे भी जा सकता है। तो बच्चों एक जो मोटिवेशनल सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इसमें बात आती है इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है, मतभेद होता है। तो एक परिवार में किस तरीके के जो रिलेशन है उसका असर बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ता है। अगर परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा मतभेद है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या बच्चे के किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं परिवार में या साथी संगी के साथ में या फिर अपने पड़ोसियों के साथ में, किसी के भी साथ में, भाई बहन के साथ में मतभेद है, तो इसका असर उसके डेवलपमेंट पे पड़ेगा। उसके और सबसे ज़्यादा असर इसका इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट पे बच्चे का पड़ता है, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पे बच्चे का पड़ता है, क्योंकि वो किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके नहीं कर पाएगा, उसके अंदर क्या है चिड़चिड़ापन रहेगा चीज़ों को लेकर, तो इसका इम्पैक्ट उसके डेवलपमेंट पर पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फैटिक। फैटिक का मतलब होता है थकान, कि बच्चा जिस अभी जब हमने ऊपर बात की थी स्लीप एंड रेस्ट की, तो अगर बच्चा रेस्ट नहीं ले रहा है, किसी भी एक्टिविटी में लगातार लगा हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहा है किसी चीज़ को, तो देखिए जब बच्चा बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है ना किसी चीज़ को और बहुत ज़्यादा और ऐसा तब करता है बच्चा जब किसी चीज़ को लेकर उसको प्रॉब्लम है या परेशान है वो, या उसके साथ कोई गलत चीज़ हो रही है, तो वो सोचता रहेगा बार बार। और जब कोई ज़्यादा सोचता है तो उसके अंदर क्या एक थकान सी बनी रहती है बॉडी में। तो ये आप लोगों ने भी देखा होगा, ये सिर्फ बच्चों के साथ ही बड़ों के साथ भी होता है कि अगर घर में कोई लड़ाई हो जाए या पड़ोसी से कोई लड़ाई हो जाए या आपके बिजनेस में कोई लड़ाई हो जाए और आप बार बार उसी चीज़ को सोचें, तो आपको एक थकान सी महसूस होती रहेगी, आपका सर दर्द करेगा, आपको लगेगा कि मैं लेटा रहूँ बस। तो ये जो फैटिक है ना, ये फैटिक भी क्या है असर डालती है बच्चे के डेवलपमेंट पे। अगर बच्चा इस तरीके की कंडीशन में रहेगा, फैटिक में रहेगा, तो उसको क्या है उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेमेट्स। तो प्लेमेट्स होते हैं बच्चे के साथी संगी जो उसके साथ खेलते हैं कूदते हैं, तो वो उनका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो जैसी हम बोलते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसा एक कहावत है कि जो बच्चे की जैसी संगत होगी वो वैसी ही चीज़ें सीखेगा।
तो बच्चे के प्लेमेट्स का भी बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि एक बच्चा अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल चाइल्ड है, वो बहुत चीज़ें कर सकता है अपनी लाइफ में, पर उसके जो प्लेमेट्स हैं, उसके साथी संगी हैं, वो अच्छी सोसाइटी के नहीं हैं, उसको कहते हैं कि छोड़ना क्या करना है, छोड़ आगे चल, अभी खेल लेते हैं, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। वो बच्चा क्या करेगा, वो भी अपनी चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर देगा, जो कि उसके डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये जो प्लेमेट्स होते हैं, इनका भी बहुत असर पड़ता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट इसमें आता है सिबलिंग इन्फ्लुएंसेस। अब यहाँ पे भाई बहन की बात आ जाती है कि भाई बहन का सपोर्ट कितना मिल रहा है बच्चे को। अगर सिबलिंग्स के साथ बच्चे के रिलेशनशिप अच्छे हैं, सिबलिंग कौन है, भाई बहन जिनका ब्लड रिलेशन होता है, तो अगर बच्चे के अपने भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, उनके साथ डिस्कस कर पा रहे हैं, उनके साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है अपने भाई बहन का। और अगर ऐसा नहीं होता है और वो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे किसी ना किसी चीज़ को लेकर इल्ज़ाम डालते रहते हैं, तो क्या होगा कि वो एक तरीके की नेगेटिविटी में पड़े हुए हैं, और इस कंडीशन में बच्चे का डेवलपमेंट भी क्या है, अच्छा नहीं हो पाएगा, और बच्चा भी नेगेटिविटी में रहेगा। तो ये सारे क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बच्चे जो कि बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर डालते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं इंटरनल फैक्टर्स, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो देखिए इंटरनल फैक्टर्स में आप लोगों का आ जाता है हेरिडिटी सबसे पहले, और ये हमारे आंतरिक कारक हैं। तो हेरिडिटी जिसको हम बोलते हैं वंशानुक्रमागत, तो वंशानुक्रम इसके अंदर चलता है, यानी कि इसमें क्या बेसिकली क्या चीज़ इसमें जुड़ी हुई है, हमारे जीन्स, कि हमें अपने जीन्स से क्या मिल रहा है। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स होते हैं कि जो कि हमारी जन्म से हमें अपने माता पिता से जो क्वालिटीज़ मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक पेरेंट्स की हाइट बहुत छोटी है, तो उसमें क्या है कि जो वो चीज़ बच्चों के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी। या फिर मान लीजिए बच्चे को वॉर्म के अंदर, जब बच्चा वॉर्म में था, तो वहाँ पे उसको खान पान की ठीक से मदर का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो गई, तो वो भी क्या है, वो हेरिडिटी के अंदर आती है, वंशानुक्रम के अंदर आती है, जो कि बच्चों के अंदर देखने के लिए मिलती है, और इसका इम्पैक्ट आगे चल के बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं फिजिकल चेंजेस, ये भी इंटरनल होते हैं आप लोगों के, जैसे कि हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना। तो कुछ लोगों के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी, कि जिसमें वेट बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा, या किसी तरीके की प्रॉब्लम है, बीमारी है, जो कि उनके क्या है, फैमिली टू फैमिली चल रही है ना। तो वो भी क्या है, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, कि उसका किस तरीके से विकास हो रहा है आगे जाके। तो आपने कभी देखा होगा कि जो किसी एक बच्चे की हाइट है वो बढ़ती जा रही है, कुछ लोग बहुत ही लंबे होते हैं ना, 6-7 फीट तक चले जाते हैं, हाइट बढ़ती चली जाती है। कुछ क्या है, कुछ की हाइट बहुत ही छोटी रहती है, 1-2 फीट तक ही रहती है ना। कुछ जैसे जिनको बोने लोग जैसे हम बोलते हैं, तो उनको क्या है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन लोगों के, कि उनकी हाइट छोटी रह गई या बढ़ती ही जा रही है। तो इसमें कोई एक्सटर्नल इसमें कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, कोई कारक नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भारी रूप से कुछ हो रहा है या कोई उसमें कुछ कर सकता है, वो उसका इंटरनली है, वो अंदर से ही होगा। और इसका इम्पैक्ट क्या है, उनके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ता है। और डेवलपमेंट में देखिए हम हर एक चीज़ को लेते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, इंटेलिजेंट हमारा जो डेवलपमेंट होता है जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, इमोशनल है, सोशल है, डेवलपमेंट है। तो इन सभी डेवलपमेंट को लेते हैं, और इन सब पर ही इम्पैक्ट पड़ता है जो बच्चे की जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। अब एक चीज़ होती है कि इसमें बच्चे हेरिडिटी और बायोलॉजिकल में क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए हेरिडिटी के अंदर का मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे बच्चे की स्किन है, कि माँ बाप जैसे गोरे हैं तो बच्चे भी क्या है, उनके गोरे ही पैदा हो रहे हैं ना, व्हीटिश कलर है उनका। तो इस तरीके जो जैसे स्किन का कलर है उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिया है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है कि आप लोगों का हाइट को हम ले सकते हैं, कि हाइट और वेट जो बच्चे के बढ़ रहे हैं, या फिर बच्चे को बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल वे पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर जैसे कि मैंने आपको बोला कि वॉर्म के अंदर बच्चे को कोई फैसिलिटी नहीं मिली, या बर्थ के टाइम पे इस तरीके का कोई इशू हो गया बच्चे को कि उसके हाथ या पैर कुछ प्रॉब्लम आ गई उनमें, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आप लोगों का इमोशनल फैक्टर्स। तो देखिए इमोशंस भी क्या होते हैं, इंटरनली होते हैं, कि आप इंटरनल कैसा फील कर रहे हैं। जैसे कि एडोलेसेंस की स्टेज होती है, एडोलेसेंस की स्टेज में क्या है, बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो फिजिकल चेंजेस जब होते हैं तो उसमें क्या इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। वो इमोशन अंदर से है कि बच्चा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, वो किसी को बोल नहीं पा रहा है। तो ये जो इमोशनल फैक्टर्स वो अंदर से आ रहे हैं, उसका कारक अंदर से इंटरनल चेंजेस हैं।
तो वो क्या है, इनका जो असर है बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ता है। उस टाइम पे जब इंटरनल चेंजेस हो रहे होते हैं और बच्चों का इमोशनल फैक्टर्स पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, उस टाइम बच्चे को क्या है, गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सोशल नेचर, कि बच्चे का नेचर कैसा है सोशल का। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, किसी के भी साथ बात करने लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बहुत शाय होते हैं। तो ये जो नेचर है ये भी क्या है, बच्चों का इंटरनली उनको मिलता है कि उनका किस तरीके से है। अगर हम उनको सही तरीके का इन्वायरमेंट दे तो इसमें हम थोड़ा फ़र्क ला सकते हैं, बट बच्चे बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सोशल नेचर भी क्या है, ये इंटरनल फैक्टर के अंदर आता है कि बच्चे किस तरीके से किसी से बात करते हैं। कुछ बच्चे किसी से घुलना मिलना नहीं पसंद करते, उनको लगता है हम अकेले बैठ रहे, चाहे वो टीवी देखे चाहे मोबाइल देखे, उनको किसी की कंपनी अच्छी नहीं लगती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको दूसरों की कंपनी अच्छी लगती है, उनको लगता है कि हम किसी से बात करें, बैठे, खेले। तो ये क्या है, सोशल नेचर के अंदर आता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है इंटेलिजेंस लेवल। तो देखिए जो इंटेलिजेंस फैक्टर है, जो बच्चे का मानसिक हम देखते हैं कि कैपेबिलिटी होती है एक, कि दिमागी कैपेबिलिटी कितनी है बच्चे के अंदर। जैसे कि एक आपने देखा होगा कि सभी बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जबकि आपने सबको सेम, आपने सारी चीज़ें इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया हुआ है, फैसिलिटीज़ सबको एक जैसी प्रोवाइड की हुई है, सबको आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी उन सबकी इंटेलिजेंसी एक जैसी नहीं होगी। क्योंकि ये इंटेलिजेंसी जो है समटाइम क्या है, उनकी इंटरनल है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे देर में समझते हैं। इसी को हम क्या लेते हैं, इसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस में लेते हैं कि सभी बच्चे क्या है, अलग अलग तरीके के होते हैं। और ये इंटरनल फैक्टर है, इसमें आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इन्वायरमेंट बच्चे को दे सकते हैं एक अच्छा, ताकि बच्चा एक अच्छा डेवलपमेंट कर सके। और इस चीज़ का असर क्या है, बच्चे के विकास पर पड़ता है। तो ये क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इससे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिए गए कि इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं। तो 3 दे दिए, एक कुछ और दे दिया, या फिर 3 कुछ और दे दिए, एक इसमें से दे दिया। तो आपको ये इंटरनल फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो ये आप लोगों के एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, और ये आप लोगों का था फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं। एंड आई होप कि ये सारे आप लोगों को क्लियर हैं। अगर कोई पॉइंट ऐसा होता है कि आपको क्लियर नहीं होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और जो प्रीवियस वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग देखें, और जो आप लोगों के लिए लाइव सेशन लिए जा रहे हैं उनको अटेंड करें, क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड हैं आप लोगों के। तो चलिए अभी की क्लास यहीं ओवर करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।